नमस्कार और जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर। आज हमारे देश के किसान 2020-21 के प्रोटेस्ट के भांति एक बार फिर से सरकार के सामने अपनी मांगे रखने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। चलो दिल्ली नेतृत्व के अंतर्गत मुख्य तौर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से लाखों की तादाद में किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। इसी को देखते हुए सरकार ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सेक्शन 144 लागू कर दिया है आने वाले अगले 1 महीने के लिए। इसके तहत एक जगह पर 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। आज की वीडियो में हम मुख्य तौर पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे देश का किसान एक बार फिर से आंदोलन क्यों कर रहा है, उसकी क्या मांगे हैं और सरकार इन मांगों को क्यों नहीं पूरा कर पा रही। मेरा नाम है आदित्य उपाध्याय। जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम किसानों की डिमांड्स पर एक बार गौर कर लेते हैं। मुख्य तौर पर किसानों की 5 डिमांड्स हैं। इनमें से सबसे बड़ी और पहली डिमांड है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को गारंटी करने वाला एक कानून। दूसरी मांग है कि स्वामीनाथन कमेटी यानी स्वामीनाथन आयोग के द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी गई थी उनको सरकार लागू करे। तीसरी डिमांड यह है कि किसानों और खेत पर काम करने वाले मजदूरों के लिए सरकार पेंशन का बंदोबस्त करे। चौथी डिमांड है कि किसानों पर जितने भी एग्रीकल्चरल लोन हैं सरकार उन्हें माफ कर दे। और 5वीं डिमांड ये है कि लखीमपुर खीरी में जो इंसिडेंट हुई थी, जो दुर्घटना हुई थी जिसमें 10 किसानों की मृत्यु हो गई थी, उनको सरकार न्याय दिलाए। तो दोस्तों, इसमें से सबसे बड़ी जो मांग है, जो एमएसपी गारंटी करने वाला एक कानून है, उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब देश में फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए मुख्य तौर पर एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम की एक कमेटी है जो इसमें काम करती है। अब ये देश में फूड सिक्योरिटी 2 तरीकों से इंश्योर करती है। पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है राशन शॉप्स। और इन दोनों गतिविधियों को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही सुपरवाइज करती है। अब इनमें से बफर स्टॉक जो होता है वो एक एक्स्ट्रा स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स होता है, तो सरकार अपने पास रखती है जिसका प्रयोग आपातकालीन स्थिति में किया जाता है। जैसे कि जिन सालों में खेतों की फसल बर्बाद हो जाती है या फिर पिछले कुछ सालों में कोविड-19 के समय में बफर स्टॉक का इस्तेमाल ऐसी सिचुएशंस में किया जाता है। दूसरा होता है रेशन शॉप्स। अब यही बफर स्टॉक जो है सरकार रेशन शॉप्स में कम दामों में हमारे समाज की जो गरीब लोग हैं उनको ऑफर करती है। इसके लिए उनके पास एक रेशन कार्ड होना चाहिए जो वो रेशन शॉप में जाके दिखाकर सामान या फूड ग्रेन्स कम प्राइस पर खरीद सकते हैं। अब बफर स्टॉक जो होता है उसको खरीदने के लिए एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या आप कह सकते हैं सरकार जो होती है, सोइंग सीजन के पहले हर साल एक एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इशू करती है। ये एक ऐसा प्राइस होता है जिस पर सरकार किसानों की जो यील्ड होती है फूड ग्रेन्स की, उसे खरीदती है बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए। और अधिकतर सालों में हम ये देखते हैं कि एमएसपी जो होता है वो किसानों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनीज जो प्राइस उन्हें ऑफर करती हैं पर केजी उनके फूड ग्रेन्स के लिए। और इसी एमएसपी पे सरकार किसानों से उनका अनाज खरीद लेती है आफ्टर द हार्वेस्टिंग सीजन, अगर किसान सरकार को अपने फूड ग्रेन्स या फिर अपने खेत की प्रोड्यूस बेचना चाहें तो। आज के डेट की बात की जाए तो सरकार मुख्य तौर पर 22 फसलों पर किसानों को एमएसपी देती है। इसमें से 14 खारिफ यानी कि बरसात की सीजन में उगने वाले क्रॉप्स हैं और 6 राबी यानी कि विंटर सीजन में उगने वाले क्रॉप्स हैं, और बाकी बचे 2 सीजनल क्रॉप्स होते हैं। तो आशा करता हूं आपको एमएसपी के बारे में अब सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके कैलकुलेशन की। तो देखिए, एमएसपी को सीएपीसी यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड प्राइसेस नाम की एक कमेटी डिसाइड करती है। इसका गठन 1965 में हुआ था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि एमएसपी को कैलकुलेट करने में जो आखिरी कॉल होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का ही होता है। तो फिर आप एक तरीके से इसमें ये कह सकते हैं कि एमएसपी को कैलकुलेट करने में सरकार या फिर कैबिनेट मिनिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। अब एमएसपी को कैलकुलेट करने के मुख्य तौर पर 3 तरीके होते हैं और इन्हीं पे सबसे ज्यादा विवाद है। तो अब आइए एक एक करके एमएसपी को कैलकुलेट करने के तीनों मेथड्स को गहराई से समझ लेते हैं। इसमें से सबसे पहला होता है A2 मेथड, जिसमें एमएसपी कैलकुलेट करते समय सरकार मुख्य तौर पर किसानों के द्वारा भरे गए डायरेक्ट चार्जेस को ही कंसिडर करती है। इन डायरेक्ट चार्जेस में से बीज, सिंचाई के लिए पानी, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, ईंधन यानी फ्यूल का इस्तेमाल, इन सब के जो खर्चे होते हैं सरकार सिर्फ उनको कंसिडर करती है। अब दूसरा मेथड होता है A2+FL। इसमें A2 यानी किसान के द्वारा भरे गए डायरेक्ट चार्जेस तो शामिल होते ही हैं, बट किसानों के परिवार वासियों ने जितनी भी खेत में मेहनत करी होती है, जितने उनके एफर्ट्स लगे होते हैं, जिनको किसान डायरेक्टली पैसे तो नहीं दे रहा है, वेज नहीं दे रहा है, बट उनकी मेहनत लग रही है, उनके द्वारा की गई मेहनत को भी सरकार एमएसपी कैलकुलेट करने के दौरान कंसिडर करती है। और तीसरा और सबसे हाईएस्ट एमएसपी कैलकुलेट करने वाला तरीका होता है C2 मेथड। इसमें A2+FL यानी किसानों के द्वारा भरे गए डायरेक्ट चार्जेस और किसानों के परिवार वालों के वेजेस ये शामिल होती हैं,
बट किसान के जो खेत होते हैं उनका जो रेंट दिया जाता है या फिर खेत को खरीदने के जितने पैसे लगते हैं किसान को, वो भी एमएसपी कैलकुलेट करने के दौरान सरकार के द्वारा कंसिडर किया जाता है। तो ये मुख्य तौर पर होते हैं 3 मेथड्स जिससे सरकार या फिर सीएपीसी एमएसपी कैलकुलेट करती है। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट में जो किसानों की मांग है वो ये है कि इन तीनों मेथड्स का इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि एमएसपी कैलकुलेट करने के लिए एक नया मेथड लाया जाए जिसका नाम होगा C2+50 मेथड। और यहीं आ जाता है स्वामीनाथन आयोग यानी कि स्वामीनाथन कमेटी का जिक्र। देखिए, इस C2+50 मेथड में C2 मेथड का इस्तेमाल किया जाता है एक बेस एमएसपी कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें किसानों के द्वारा डायरेक्ट चार्जेस, उनके परिवार वालों के वेजेस और किसानों के जो रेंट होता है खेत का, उसे शामिल किया जाता है। और इसके बाद इस बेस एमएसपी पर उसका 50% ज़्यादा ऐड करके एक फाइनल एमएसपी घोषित की जाती है और वो किसानों के लिए एक फाइनल एमएसपी होगी। और यही वो मेथड था एमएसपी कैलकुलेट करने का जिसे स्वामीनाथन कमेटी ने रिकमेंड किया था किसानों की स्थिति बेहतर करने के लिए। अब ये जो स्वामीनाथन आयोग है इसका ओरिजिनल नाम था NCF यानी नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, और क्योंकि इसका नेतृत्व MS स्वामीनाथन कर रहे थे, डॉक्टर स्वामीनाथन, इसलिए इस कमेटी को हम स्वामीनाथन आयोग के नाम से भी जानने लगे। इसका गठन 18 नवंबर 2004 को किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सरकार के सामने कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस रखी जाएं जिससे हमारे देश के किसानों की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। अब इस कमेटी ने सरकार के सामने काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस रखी और उनमें से एक था कि एमएसपी को कैलकुलेट करने के लिए C2+50% मेथड का इस्तेमाल किया जाए, जिसे आज हमारे देश के किसान लागू कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, यही मुख्य तौर पर किसानों की 2 मांगे हैं जिसके चलते वो इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि एमएसपी गारंटी करने वाला एक कानून और दूसरा कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिकमेंडेशन थी C2+50 मेथड, उसको इम्प्लीमेंट करना। आशा करता हूं आपको फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में सब कुछ गहराई से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलेंगी। ध्यान रहे, अभी भी सरकार और किसानों के बीच में मीटिंग्स चल रही हैं, बातचीत चल रही है, बात आगे बढ़ रही है। आशा करता हूँ हमारे किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं वो जल्दी से हल हो जाएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।